बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बर्रास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुकून हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें? जी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का आर्डीनेंस जारी कर दिया गया है और उस आर्डीनेंस के तहत सज़ा जो है 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। 10 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया है और उसमें भी कुछ सख्तियाँ की गई हैं। उसका जायज़ा लेंगे कि ये जो आर्डीनेंस है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये इंसानी आज़ादियों और 73 के आइन के तहत ये कितना अहम है, उसकी क्या ज़रूरत थी। उसके अलावा पंजाब हुकूमत ने एक मीडिया पॉलिसी तैयार की है और वो क्या करने जा रहे हैं, वो उसमें मीडिया के लिए क्या हो रहा है, सहाफ़ियों के लिए कोई सहूलियात क्या हैं या और उसमें क्या किया जाएगा, इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर अपोजिशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के मामले में कितनी संजीदा है और जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, जो एलानिया मुलाकातें हो रही हैं, जो एलानिया दावे हो रहे हैं, उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ गुफ्तगू की है, उस पर भी बात करेंगे। कराची और लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी स्ट्रीट क्राइम जो है वो बेकाबू हो गया है। डकैतियाँ और डकैतियों की मुज़ाहमत के दौरान लोगों का कत्ल बढ़ता चला जा रहा है, इसका भी जायज़ा लेंगे। और भारत भी हमारा मौज़ू सुखन होगा कि भारत की तरफ से जो सूरत हाल है वो मुसलसल वो शिद्दत पसंदी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, न सिर्फ अपने शहरियों के ख़िलाफ़ बल्कि कश्मीर में तो है ही सही, भारत के अंदर जो लोग आबाद हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं और नफ़रत का शिकार हैं। और भारत ने काम वहाँ से बढ़ाते हुए अफ़गानिस्तान तक आगे चल पड़े है अब भारत, और अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम मज़हर बर्रास साहब की तरफ बढ़ते हैं और जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम का आर्डीनेंस जारी किया गया है, इस हवाले से इनकी राय लेते हैं। जी मज़हर बर्रास साहब, आज ये एक आर्डीनेंस जारी किया गया और ठीक सेनेट का इजलास ख़त्म होने के 2 दिन बाद किया गया, तो इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई है? इसमें 2 सवाल हैं कि अब मैं उस एक्ट पे बात करूं या ज़रूरत पे बात करूं। आप एक्ट पे बात करें जी पहले, तो फिर ज़रूरत पे बात कर लेते हैं। नहीं, मैं ज़रूरत पे पहले बात करता हूं। ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि असम्बली का इजलास अभी हो नहीं रहा और कानून साजी पहले कौमी असम्बली से होनी है, फिर सेनेट से होनी है। तो ये आर्डीनेंस जो है ये ज़ाहिर है इसको कानूनी शक्ल मिलेगी, वरना आर्डीनेंस तो 90 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, तो उसको ये मंजूर करेंगे कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी। पहले भी इन्होंने कानून साजियाँ कर ली हैं। अब गुजारिश ये है कि इतनी शिकायत ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से हो गई थी। एक तो हर बंदा जो है उसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उसके जो मुंह में आता है वो लोगों को कहता है, तो इस हवाले से बहुत शिकायत आ रही थी मुख्तलिफ महकमों को। अच्छा, वजारत इत्तलात ने बारहा, खैर टीवी और अखबारात के हवाले से उन्होंने जो इनकी तंजीमें हैं, APNS है या CPNE है या PBA है, उनसे दरख्वास्त की कि आप कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना लें, खुद बना लें, तो उन्होंने नहीं बनाया। अब जो सोशल मीडिया है, खैर अखबारात में तो या टीवी चैनल्स में एडिटर का अदारा है, वो फिर भी बहुत सी बातें देख लेते हैं, मगर सोशल मीडिया के बेलगाम घोड़े पर लोगों के मुंह में जो आता है गालियां भी देते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं, इज़्ज़तें उछालते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी को क्या हक़ है कि कोई किसी की इज़्ज़त उछाले और जाली और झूठी बातें करे। ये बड़ी बातें करते हैं हम पाकिस्तान में, कभी इंग्लैंड में करके देखे नहीं, अमेरिका में करके देखे नहीं, होता वहाँ कवानीन इतने सख्त हैं। या तो आपके पास कुछ ठोस सबूत हो फिर आप बात करें। अभी आप देखें ना, आप खुद इधर
कुछ हाउसिंग सोसाइटियों के बारे में कागज़ लेके आते हैं, और अगर आपके पास कागज़ भी ना हो और आप जालसाजी पे बातें करें या झूठी बातें करें, तो कौन आपकी बातों पे यकीन जी, करे? मज़हर अल्लाह साहब, तर्जमान हुकूमत पंजाब जनाब हसन खावर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हसन खावर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हसन खावर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? शायद हसन खावर साहब तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही। हेलो। जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अब मुझे आ रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। एक तो आज ओवरऑल जो है सूरत हाल हुई है, एक एक्ट आया है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम क्योंकि आप पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं तो हम पंजाब से बात शुरू करेंगे आपके साथ। पंजाब हुकूमत सुना है कोई मीडिया पॉलिसी तैयार कर रही है, उस मीडिया पॉलिसी के खद्दो खाल क्या हैं, ज़रा उससे आगाह फरमाएंगे? जी मदर साहब, अभी हम 3-4 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रहे हैं। आप जिस बात का हवाला दे रहे हैं उस सिलसिले में मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, और वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है। और हुआ ये है कि हमारे जो हुकूमत के इश्तिहारात होते हैं वो जाहिर है कि मीडिया के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ये देखा गया था कि ये सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते हैं। अब आपको पता है कि दौरे हाजिर में डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर रहा है, और ये जो हमने नई पॉलिसी अभी ड्राफ्ट मुसाविदा है, इसके अंदर हमने कई तरह के जो सोशल मीडिया के एवेन्यूज हैं उनको इसमें डाला है, ताकि वो भी जो हुकूमत के इश्तिहारात है उनके लिए एलिजिबल हो। और ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये हमने बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स को भी भिजवाई है, अपनी वेबसाइट पे भी डाली है, ट्विटर पे भी डाली है, ताकि लोग इसके ऊपर जो है अपने कमेंट्स से इसको रिव्यू करें। और ये जो बड़ी वाइड कंसल्टेशन है, इसके बाद इस पॉलिसी को रिवाइज करके तो फिर काबीना को प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन और ये वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का विजन भी है कि हमने डिजिटल मीडिया को प्रमोट करना है, और जो यंग हमारे सहाफ़ी इस मीडिया में आ रहे हैं उनको भी हमने सपोर्ट करना है। हसन खावर साहब बिल्कुल सपोर्ट करें, लेकिन आप ये बताइए कि जो आपकी पॉलिसी आ रही है इससे सहाफ़ियों की बेहतरी कैसे होगी? ये जो चले नई जनरेशन को तो आप बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो ये जो पुराने सहाफ़ी हैं जो अखबारात में लिखते हैं या अखबारात से वाबस्ता हैं या टीवी से वाबस्ता हैं, उनकी बेहतरी कैसे होगी? मुझे सिर्फ 2 चीजों के ऊपर हम काम कर रही है। ये तो आज अभी जो मैंने आपसे बात की है ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के हवाले से की, लेकिन हमारी जो ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम उसको भी एक नई पॉलिसी बना रहे हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, ताकि एक तो वहाँ जो हमारे इश्तिहारात की एलोकेशन है वो बड़ी शफाफ बुनियादों पर हो सके, और इसके अलावा जो जर्नलिस्ट का वेलफेयर के लिए इकदाम हैं उसके लिए भी हम एक कानून और पॉलिसी पे सोच रहे हैं कि और उस पर काम होना शुरू हो गया है। आपको पता है कि पंजाब में एक जो पंजाब जर्नलिस्ट वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग फाउंडेशन है, उसके अंदर भी जो है इनके जो फंसी हुई चीजें हैं उस पर भी हमारा महकमा जो इंफॉर्मेशन का उस पर काम कर रहा है। और ये सब कुछ हम जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, प्रेस क्लब है और APNS और CPNE इनकी मुशावरत से हो रहा है। हमारे महकमे में वज़ीर-ए-आला की हिदायत से 2 कमेटियां हम चला रहे हैं, और इन दोनों कमेटियों के अंदर APNS, CPNE और PVA की शमूलियत है, और एक मीडिया रिफॉर्म्स के हवाले से है, और एक ये जो हमारे मामलात में अखबारात के साथ सेटलमेंट और बाकी चीजें उसके बारे में है। और ये तमाम चीजें जो हैं हम इन कमेटियों से निकाल के लेके जा रहे हैं ताकि मुशावरत इस काम में रहे। हसन खावर साहब, आपने जिन तंजीमों का नाम लिया वो सारी मालिकान की तंजीमें हैं, इसमें कोई वर्कर की तंजीम का आप या तो नाम लेना भूल गए हैं या आपने उनको नुमाइंदगी के लिए शामिल नहीं किया? वो नुमाइंदगी करती है PFUJ, क्या वो भी शामिल है आपके साथ लूप में? जी, PFUJ के साथ भी हमारी बिल्कुल ऑनगोइंग कंसल्टेशन है, PFUJ के साथ भी है और प्रेस क्लब्स के साथ भी है। जी अच्छा, ये बताइए, आपने ख़ास तौर पर क्योंकि पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन का जिक्र किया तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं क्या, क्योंकि इसका काम जो है हाउसिंग फाउंडेशन का वो तो सहाफ़ियों के लिए कुछ प्लाटों की अलाटमेंट, नई हाउसिंग जो है उनके लिए सहूलियात जो है वो फराहम करना, तो क्या आपकी हुकूमत इस हवाले से कुछ गौर कर रही है? जी, हम बिल्कुल गौर कर रहे हैं। जी, एक तो ये है कि लाहौर के अंदर जो कुछ लोगों की डिस्प्यूटेड वहाँ पे प्रॉपर्टीज थी, एक जगह थी, उसके हवाले से एक तो कानून साजी उसमें चाहिए थी, एक वो कानून साजी का जो काम है वो चल रहा है। दूसरा ये है कि हमने हमारी तमाम जो रियल एस्टेट थी वहाँ की उसकी जियो टैगिंग की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ,
ताकि वहां पे भी मजीद जो लैंड है जो अनयूटिलाइज्ड है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और वो लोग जो पहले से अफेक्ट हुए हैं उनको वहां पे जमीन अलॉट की जाए। उसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन है लो कॉस्ट हाउसिंग का, हमारे पास जो बड़ी जगह अवेलेबल है जो फाउंडेशन की अपनी है, वहां पर हम ये गौर कर रहे हैं कि वहां पर लो कॉस्ट अपार्टमेंट का मंसूबा बनाया जाए ताकि जर्नलिस्ट के पास ये जो हमारी हाउसिंग की ऑप्शन हैं वो भी सस्ते पैसों के अंदर उनको मुयसर हो और अफोर्डेबल हाउसिंग को भी इस चीज के अंदर देगी। अच्छा, हसन खावर साहब, एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सदर साहब की तरफ से और उसमें ज़ाहिर है सज़ा भी बढ़ा दी गई है, सोशल मीडिया भी उसमें शामिल कर लिया गया है। तो हमारे कुछ लोगों का ये ख्याल है, बल्कि ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है कि इससे इज़हार राय की आज़ादी जो है उस पर आँच आ गई है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज़ादी इज़हार राय पे आंच नहीं आई और उसकी वजह देखिए ये है कि जो हमारी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये तो बड़े बड़े इदारे हैं और यहाँ पर बहरहाल खबर देने का एक तरीकाकार है, एक रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत कम ऐसे वाकयात देखने में आते हैं कि कोई फेक न्यूज़ आए। लेकिन सोशल मीडिया आपको पता है एक ऐसा मीडियम है जिसको लोगों ने फ्रीली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और किसी भी शख्स की इज्जत उछालना, उसके ऊपर कीचड़ उछालना, बेपर की बातें उड़ाना ये बहुत आसान हो चुका है और इस चीज को इसका कला कमा करना बहुत जरूरी है। और दुनिया के जो डेवलप मुल्क हैं वहां पे भी फेक न्यूज और सोशल मीडिया के हवाले से कई कवानीन है ताकि इसको रोका जा सके। तो ये उस सिलसिले की ये एक कड़ी है। हसन खावर साहब, फेक न्यूज़ क्या होती है? आपका क्या मतलब है इससे? क्या मुराद ली जाए? किसे फेक न्यूज़ कहा जाता है? देखिए, फेक न्यूज एक ऐसी न्यूज है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो और ना बात करने के वाले के पास कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन हो, ना वो अपनी बात साबित करे और किसी शख्स की पर्सनल इज्जत के ऊपर, उसकी चीज के ऊपर जब हर्फ आएगा तो वो इसमें फिर शिकायत का नंदा बन सकता है। फेक न्यूज किसी जनरल इशू के बारे में भी हो सकती है, लेकिन इसके बहुत मुज़र असरात तब होते हैं जब हम किसी फर्द वाहिद की इज्जत उछालना चाहें, किसी इदारे की इज्जत उछालना चाहें और बगैर उसके पीछे कोई किसी किस्म की फाउंडेशन ना हो, कोई सोर्स ना हो और सिर्फ किरदार कशी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। हसन खावर साहब, अगर मैं कहता हूं कि मुल्क में महंगाई है और आप हुकूमती तर्जमान हैं, आप कहते हैं कि महंगाई नहीं है, तो मैं फेक न्यूज़ दे रहा हूं या आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता कि फेक न्यूज के जुमरे में आएगी। महंगाई बहरहाल ये है कि महंगाई का तो एक नंबर है और हाँ, अगर आप ये कहें कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने फलाने नंबर ये इतनी शरह महंगाई की रिपोर्ट की है और डिलिबरेटली करें और जबकि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ और बात कर रहा हो तो फिर वो जाहिर है कि गलत बयानी के जुमरे में आएगी। लेकिन एक नंबर की इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, लेकिन इसका असर यहाँ पे होगा जब आप अगर ये कहें, और मैं आपकी बात की मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि जी फर्द जो भी है यानी हसन खावर जो है उसके किरदार के बारे में बात करें, मेरे बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बातें फैलाएं और वो बिल्कुल बेफर्क की हों, तो मैं उसमें एग्री हो सकता हूँ और मैं उसमें फिर दायरा के रिलीफ दे सकता हूँ। अच्छा हसन साहब, ये फरमाइएगा कि आपके शहर लाहौर में आजकल सुना बड़ी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी लंबी लंबी मुलाकातें हो रही हैं और आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पता नहीं चावल पक रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है या कुछ भी नहीं पक रहा, तो क्या हो रहा है वहाँ? देखिए, ये जो हंडिया है ये तो पिछले 3.5 साल से जो है ना आंच पे रखी हुई है, हल्की आंच पे, और ये मेरे ख्याल में 2023 तक ही पकेगी। जो ये पकाना चाह रहे हैं उससे पहले नहीं पकेगी। बहरहाल ये है कि ये इस तरह के राब्ते, मेल मुलाकातें हर सियासी पार्टी का हक है और वो एक से दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं कि कोई शख्स, कोई पार्टी, कोई फैक्शन उनकी मदद कर दे, लेकिन अभी तक उनको कोई किसी किस्म का हौसला नहीं हुआ। और ये जो बातें हैं कहने की जी हमारी नंबर गेम पूरी हो गई, ये हो गया, जिसकी नंबर गेम पूरी होती है वो एक्शन करता है, वो बातें नहीं करता। तो ये बहरहाल इनकी कोशिश है, इन्होंने पहले भी कोशिशें की हैं ऐसी कई, और पहले ऐसी ही कोशिश करने के लिए इकट्ठे भी हुए थे, एक बहुत बड़ा अलायंस भी बनाया पीडीएम। उसके बाद उससे भी आपने देखा कैसे इन्होंने छलांगे मारी जब मुफादात का टकराव आया। अब फिर ये इकट्ठे होने जा रहे हैं और ये सारा जो है ये पूरे पाकिस्तान की ये जो 4-5 सियासी पार्टियां हैं ये अपने मुफादात के बचाव के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ हो गई हैं और ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को किसी तरह हिलाया जाए, लेकिन इसके बाद इनकी दौड़ अपनी अपनी, इसके बाद इनके अपने अपने मुफादात आ जाएंगे, लेकिन और इससे होना निकलना कुछ नहीं, नतीजा मेरी जाती राय यही है।
जी हसन खावर साहब, मैं फिर आपको सहाफ़ती इश्यूज़ की तरफ ही ले जाऊंगा। आपने बताया था कि आप वज़ीर आज़म के जो सस्ते घर हैं उसमें भी सोच रहे हैं कुछ, और बाकी मामलात भी। तो मैं आपसे ख़ास तौर पर ये पूछना चाहूँगा कि मसलन पिंडी में 2005 में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट आया था पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन का। इसी तरह लाहौर में भी आपने जिसका इशारा दिया, वहाँ तसादुम भी हुए, झगड़े भी हुए, ज़मीनों के कब्ज़ों के भी मामलात थे। कुछ मुल्तान के हवाले से भी बात थी। आप कुछ शहरों के नाम ले सकते हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए, उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए? जी, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसमें हमारा जो पहली तरजीह अभी तक जो हमने जगह आइडेंटिफाई की है वो रावलपिंडी में मीडिया टाउन है, जिसका आप हवाला दे रहे हैं जी। और लाहौर की साफ़ी कॉलोनी है जी। और मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो मैं उसकी वजाहत कर लूँ। ज़रूर करें, ज़रूर करें। ये है कि पहले जो जमीन और अलॉटमेंट और प्लॉट, वो उसके बावजूद जो हमारे साथी हैं उनके सर पे वो छत नहीं दे पाते। अच्छा, साथी जो है वो बैंक से कर्जा लेके इसलिए घर नहीं बना सकते या इसलिए किस्तों पे नहीं दे सकते कि एक तरफ वो जहाँ पे रह रहे होते हैं वहां का किराया दे रहे होते हैं, तो साथ साथ वो कर्जे की किस्त नहीं भर सकते। तो हमें इस किस्म के हाउसिंग सोल्यूशन की जरूरत है जहाँ पर बिल्डर्स आकर या हुकूमत उसको सब्सिडाइज करे, वहां पे लो कॉस्ट अपार्टमेंट बने और सहाफियों को उस दिन से उसकी किस्त देनी पड़े जिस दिन उनके हाथ में अपने घर की चाबी हो। तो यही दुनिया भर में एक तरीका है और इसी किस्म के मॉडल को हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं और आजकल इसी की जो प्लानिंग है वो जारी है। और जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले मरहले पे ये रावलपिंडी और लाहौर में हम देख रहे हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि आप देखिए, मीडिया टाउन का आपने हवाला दिया। मीडिया टाउन जो है वो परवेज़ मुशर्रफ और चौधरियों का कारनामा था, परवेज़ इलाई वगैरह का। तो यानी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंडी में मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 देने का सोच रही है और लाहौर में भी साफ्ती कॉलोनी का फ़ेज़ 2 देने का सोच रही है। आप यही कह रहे हैं? मैं सही समझा हूँ? नहीं, मैं आपको थोड़ी वजाहत कर दूं। हाँ जी। देखिए, ये जो दोनों जगह है ना जहाँ पे हमारे जो अपने हाउसिंग फाउंडेशन है उनके पास कमर्शियल और मिक्स यूज की जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक अनयूज्ड पड़ी हुई है जी। हमारी ख्वाहिश ये है, मैं अभी थोड़ी अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि अभी ये प्लानिंग फेज में है जी। हमारी ख्वाहिश ये है कि उन जगहों पे बजाय के एक रूटीन के कमर्शियल प्लाजास बना दिए जाए, 2-4 फ्लोर कमर्शियल के और उसके ऊपर हाई राइज बनाए जाए। सही। और हाई राइज के अंदर हमारे लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स हों। सही। वो अपार्टमेंट्स बनाने के लिए बिल्डर फाइनेंस लिया जाए। सही। और उसको बाद में वज़ीर आज़म की स्कीम के अंडर कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर चेंज करके जब वो बन जाए तो वो हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको ऑफर किया जाए ताकि उनके सर पे छत हो। और साथ ही साथ हम ये भी सोच रहे हैं कि ये जो हाउसिंग फाउंडेशन है ये तो सिर्फ हाउसिंग नीड्स के लिए है, क्या हम इसका दायरा कर बढ़ाकर जर्नलिस्ट फाउंडेशन की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं सर पे छत जो है ये एक मसला है, लेकिन मेडिकल केयर, पेंशन और चीजें बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जिसमें वेलफेयर के स्टेप्स की जरूरत है और उसकी स्पेस भी होनी चाहिए। उस हवाले से भी हम इसमें गौर करें। हसन खावर साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, आप हमारे साथ रहिएगा। और बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं ख़ास तौर पर मीडिया कम्युनिटी के लिए, और ख़ास तौर पर आप उस दिन ये गुफ्तगू कर रहे हैं जब मीडिया इंडस्ट्री जो है एक सख्त तकलीफ़ और गम गुस्से का शिकार है और बड़ी तकलीफ़ से गुजर रही है एक आर्डिनेंस की वजह से। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले तर्जमान हुकूमत पंजाब जनाब हसन खावर से गुफ्तगू हो रही थी और दोबारा भी हम हसन खावर साहब की तरफ ही बढ़ेंगे। हसन खावर साहब, आपने एक अच्छी बात बताई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से। हम ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के हाउसिंग प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। हमारे यहाँ हमारे साथ दफातर में, TV चैनल्स में, अखबारात में सहाफ़ियों के साथ और भी कुछ लोग काम, लिखने वालों के साथ कैमरामैन होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सहाफ़ती कैडर में नहीं होते और वो हमें स्पोर्टिंग स्टाफ में होते हैं, कंपोज़र्स वगैरह होते हैं, ड्राइवर्स भी होते हैं। इवन उनके लिए एक अलहदा मीडिया वर्कर्स का हम टर्म यूज़ करते हैं और जर्नलिस्टिक जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए हम सहाफ़ी की टर्म यूज़ करते हैं। तो आपके इन आने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सहाफ़ियों के अलावा इन लोगों के लिए भी कोई खुशखबरी है? जी, मेरी आपने बिल्कुल सही बात की है कि जब हम बात करते हैं सहाफ़ियों की तो बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट है जो पसे पर्दा उतनी या शायद उससे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। जी।
और हम जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सहाफ़ी तो वो एक्सक्लूड कर देती है। तो मीडिया वर्कर्स, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बेहतर टर्म है। हमारी कोशिश ये है कि हम जब जो भी प्लान लेके आए उसमें हम किसी तौर मीडिया वर्कर्स को या फौरी या अगले फेज में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये भी जो है हमारे पार्टनर्स हैं इस पूरे सफर में। जो सफरी सफर है उसके अंदर ये हमारे पार्टनर्स हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो हमारे जो मीडिया वर्कर्स हैं हसन साहब, इनकी तो तनख्वाहें इतनी नहीं होती, ये कैसे किस्तें दे पाएंगे और कैसे ये ले पाएंगे? उसमें सर हमारी देखिए कोशिश ये है कि जब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए तो उसके अंदर जब तक तो वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है तब तक तो हम उसमें बिल्डर फाइनेंस लेके आए। उसके बाद जब इन लोगों को घर दिया जाए उस वक्त उसकी किस तरह से रखी जाए, जो वो किस्तें दे, जो किराया दे रहे हैं अपने घर का, वो उसके बराबर के करीब हो, ताकि उनको छत भी मिले और उनके लिए को बहुत ज्यादा जहमत ना हो। कोशिश ये है, अभी मैं आपको फिर कहूँ कि ये प्लानिंग फेज में है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि वो उस किस्त के आसपास हो, तो फिर उसके लिए ये सही महीनों में अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगी। यही प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और यही हमारी इस तरह की जो इनिशिएटिव होंगी उसमें भी हमारी यही कोशिश रहेगी। सही जी, हाउसिंग पे बड़ी तफसीली बात हो गई। हसन खावर साहब, जो आज का आर्डिनेंस है उस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। एक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील पाई है जिसमें PBA है, APNS है, CPNE है, PFUJ है और एमेंड है, ये एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स। इन्होंने आज के जो आर्डिनेंस मंजूर किया गया है उसको कैटेगोरिकली मुस्तरद कर दिया है और मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इदारे और लोग और हुक्मरान और ये सारे लोग जो हैं वो हुकूमती इदारे जितने भी वो बैठे होते हैं जो हुकूमत के अवाम के टैक्सों पे चलते हैं, ये अवाम को जवाबदेह होते हैं। तनकीद करना, इनके ऊपर तनकीद बर्दाश्त करना इनका हक है। और आज का ये जो आर्डिनेंस है ये सरीहन आज़ादी इजहार पर हमला है और इसके खिलाफ है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं इन प्रिंसिपल इस बात से मुस्तक़िल हूँ कि तनकीद करना अवाम का भी, मीडिया का भी, हर शख्स का हक है और तनकीद से मुआशरे बेहतर होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है तनकीद और फेक न्यूज़ के दरमियान। फेक न्यूज़ जिसके जरिए किसी शख्स की, किसी इदारे की किरदार कशी की जाए वो एक अलग चीज़ है और तनकीद एक अलग चीज़ है। जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी कि अगर आप समझते हैं कि हुकूमती पॉलिसियाँ अच्छी नहीं हैं तो ये आपकी राय बहुत जायज़ हो सकती है और आप इस राय का इजहार भी करें, सोशल मीडिया पे करें और प्रिंट मीडिया पे करें, इलेक्ट्रॉनिक पे करें। लेकिन किसी शख्स या किसी इदारे के बारे में मनगढ़ंत किस्सों को जगह देना और उसकी किरदार कशी करना वो फेक न्यूज़ है। एक तो ये फर्क रखना जरूरी है। सही। दूसरा ये है कि देखिए, जब कानून कोई भी नया बनता है उस कानून के बाद एक पूरा कानूनी प्रोसेस है जी हाँ। जहाँ पर अगर हुकूमत या कोई शिकायत करता है तो उसने अपनी शिकायत लेके जानी है। जो दूसरा शख्स है जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसको भी सफाई का मौका मिलता है। ये केस फिर अदालत के आगे चलेगा, वहाँ भी ये फैसला होगा। ये कोई वन साइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है। ये जो हमारा पूरा एक कानून का मशीनरी है वो उसी तरह हरकत में आएगी और ये कानून का बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें एक उसके लिए टर्म होती है ऑडी एल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को सुने बगैर, उसका मौक़िफ़ सुने बगैर आप उसके खिलाफ सजा नहीं सुना सकते। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस बनने से जिसका जो दिल करेगा वो उसको बता देगा। दोनों पार्टियों को अपना अपना मौक़िफ़ बहरहाल अदालत के आगे रखना होगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन इसमें एक शिक है और बड़ी खौफनाक शिक है कि FIA को गिरफ्तारी के लिए किसी मजिस्ट्रेट या अदालत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। और ये आर्डिनेंस बनाते हुए लगता है हुकूमत बड़ी शदीद गुस्से में थी। उसका कहना यह है कि हर सूरत में समाअत 6 महीने में मुकम्मल होगी। अगर कोई जज ये 6 महीने में समाअत मुकम्मल नहीं करता तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट का जज जो है वो एक्शन लेगा। और ये भी कहा है कि ये काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है और इसकी ज़मानत नहीं हो सकेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान में कत्ल के मुजरिम के लिए भी ऐसी ही सख्त सज़ा है जितनी ये तजवीज़ की गई है इस आर्डिनेंस में? नहीं, मैं आपको फर्क देखिए बता दूं कि कुछ जो माइनर क्राइम्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, काबिल जमानत, और जो जरा थोड़ी संगीन नौयत के होते हैं वो नाकाबिल जमानत होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाकाबिल जमानत जो जुराइम है उसमें जमानत नहीं हो सकती।
जो काबिल जमानत होती है जराइम, वहाँ पे आपको जमानत या बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है। लेकिन जो नाकाबिल जमानत होते हैं, कोई भी सीरियस क्राइम हल्का सा भी हो तो नाकाबिल जमानत ही होता है। वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि इस शख्स को जुर्म की नोयत देखते हुए बेल दी जानी है या बेल नहीं दी जानी। तो ये एक बुनियादी फर्क है। ये थोड़े से भी जो सीरियस क्राइम्स हैं या ऑफेंसेस हैं, वो सारे ही नाकाबिल जमानत होते हैं। इसी तरह आपने अरेस्ट करने के हवाले से कहा, इस पे इसका मतलब ये है कि जब ये कॉग्निजेबल बन जाएगा, इसके अंदर जब वो अरेस्ट करेंगे तो उसी तरह उन्होंने भी 24 घंटे के आगे मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। मैं खुद लॉयर हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर FIA उसको पकड़ के लामहदूद मुद्दत के लिए बंद कर दी कि अदालत के आगे पेश नहीं करेगी। 24 घंटे के अंदर उसको बहरहाल अदालत के आगे पेश करना होगा। अदालत उसके ऊपर फैसला अपना बताएगी कि इसको रिमांड देना है या नहीं देना। तर्जमान पंजाब हुकूमत जनाब हसन खावर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले तर्जमान हुकूमत पंजाब हसन खावर से गुफ्तगू हो रही थी मीडिया एक्ट के हवाले से भी, और वो जो सोच रहे हैं साफ़ियों के हवाले से, फलाह बहबूद के हवाले से जो प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, उस पर भी बात हो रही थी। अगली खबर की तरफ बढ़ना है, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि कराची और लाहौर के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मशहूर भी था। स्ट्रीट क्राइम हमेशा रहे हैं, माजी में भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, अभी बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जहाँ पहले इस तरह क्राइम का रेशो इस तरह की नहीं थी, बदकिस्मती है कि बहुत तेज़ी से स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं और मुज़ाहमत पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। मजहर बरलाज साहब क्या कहेंगे? ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अच्छा जी, इसमें अलवी साहब 4 बातें हैं जी। नंबर 1 कि 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि शहरों की आबादी को ज़्यादा ना बढ़ने दो, नए शहर बसाओ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों ने, और हम तो चूँकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इन्होंने इस पर अमल नहीं किया। शहरों की आबादियाँ बढ़ने से शहर बर्बाद हो गए। नंबर 2, जैसे बांग्लादेश की पूरी आबादी डिजिटल है, हमारी पूरी आबादी डिजिटल नहीं। नंबर 3, हमारा जो पुलिस का निज़ाम है और इंसाफ फराहम करने का जो निज़ाम है, वो बहुत कमज़ोर है। नंबर 4, लोगों में बेरोज़गारी बहुत है, और बेरोज़गारी, ये कल परसों में हम बात कर रहे थे कि हुनरमंदी की तालीम नहीं दी जाती है। सही है। तो बेरोज़गार लड़कों के ग्रोह बन जाते हैं और वो फिर चोरी और डाकू डकैतियाँ शुरू कर देते हैं। अब इसमें ये तीनों शहरों के आपने नाम लिए, और भी शहर हैं, वहाँ जो पुलिस अफसरान हैं उनसे ज़रा पूछ लिया जाए कि हुजूर, आपने जगह जगह नाके भी लगाए हुए हैं, हर महल्ले में आपके थाने मौजूद हैं जी, तो आपके थाने और ये जो नाके हैं वो क्या कर रहे हैं? एक और बात है, ये थोड़ा सा ख़र्चा करे हुकूमत या पुलिस डिपार्टमेंट ख़र्चा करे, ये NRTC से एक चीज़ ले लें। उनके पास एक सिस्टम है, दुनिया के कई ममालिक वहाँ से सिस्टम ख़रीद रहे हैं, ये भी ख़रीद लें। उस सिस्टम में ये है कि जो बंदा भी, खा वो गाड़ी में है, मोटरसाइकिल में है, पैदल है, उसका फ़ौरन शनाख्ती कार्ड नंबर, सारा बायोडाटा सामने आ जाता है। अगर उस पर कहीं मुकदमात हैं तो वो भी सामने आ जाते हैं, उसका कोई चालान हुआ है तो वो भी सामने आ जाएगा, पूरी हिस्ट्री आ गई ना सामने। पूरी हिस्ट्री, ठीक है। तो वो सिस्टम ये ख़रीदे। सही है। और फिर ये अभी तक हमारी पुलिस जो है ना, वो देसी निज़ाम पे चल रही है, सही है, जदीद निज़ाम पे नहीं चल रही। आप दुबई जाएं, वहाँ आपको कोई सफाई नज़र नहीं ऐसे ही। और खुद भी ये इनको, उनके अपनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है, जिनका बोलने का अंदाज़ है, और जो आज भी वही सिलसिला।
हमारे पास का आखिरी कुछ एक आध मिनट है और उसमें ये बात हमने करनी है कि भारत अफ़गानिस्तान में बड़ा मुतहरिक हुए और इन्होंने नाम नेहद अमन का प्रचार करने के लिए चंद अफ़गान हिंदुओं और सिखों को भारत बुलाया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा बाजी जो है अभी फिर दोबारा शुरू कर दी है जो पहले पिछले ज़माने में जारी थी। हलवी साहब, बड़े दुख की बात यह है कि भारत को फिर भी चैन नहीं आता। भारत अपने तमाम हमसाया मुल्कों में बदअमनी का अलंबरदार है। सही है। श्रीलंका में बदअमनी इन्होंने फैलाई, बांग्लादेश में इन्होंने फसादात करवाए, नेपाल में इन्होंने करवाए, पाकिस्तान में इन्होंने फसादात करवाए, धमाके करवाए, दहशतगर्दी करवाई और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को तो ये मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है। तो भारत अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर एक दहशतगर्द मुल्क है। भारत अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर एक दहशतगर्द मुल्क है। असल में भारत के मजाज में दहशतगर्दी है, बदअमनी है और बदअमनी फैलाना है। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो जो वसअत पसंदी का एक जो ख्वाब है वो उसको आराम से बैठने नहीं देता और वो इर्द गिर्द कोई ना कोई पंगेबाजी करता रहता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो चीन के साथ हो और चाहे वो कश्मीर हो। तो उसके इर्द गिर्द आप देख लीजिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है भारत के हमसाए में जहाँ अमन और सलामती की कैफियत भारत की तरफ से हो। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।